आज के इस गहन विश्लेषण में हम उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र को डिकोड करने जा रहे हैं। आज का हमारा मिशन सिर्फ इन नदियों की कोई सूची थमाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये समझेंगे कि ये नदियां काम कैसे करती हैं। हम इन्हें नक्शे पर खींची गई महज नीली रेखाओं की तरह नहीं, बल्कि इस पूरे राज्य की धड़कती हुई जीवन रेखाओं के रूप में देखेंगे। और इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? तो इस जटिल तंत्र को आसानी से समझने का सबसे तार्किक तरीका है इन्हें इनके ओरिजिन यानी उद्गम के आधार पर 3 हिस्सों में बांटना। मतलब जन्म कहाँ से हुआ, हिमालय की चोटियों से या समतल मैदानों से या फिर दक्षिण के पठारों से। ये जो आपने 3 हिस्से बताए हैं ना, इस बड़े चित्र को समझना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की पूरी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक पहचान इन्हीं 3 अलग अलग जल स्रोतों पर टिकी है। अगर छात्र नदियों के बहने के पैटर्न और जमीन की ढलान को एक बार समझ लें तो परीक्षाओं में आने वाले मैप बेस्ड या जो मिलान वाले सवाल होते हैं उन्हें हल करना 1 सेकंड का काम हो जाएगा। एकदम सही। तो चलिए सबसे पहले उस जल तंत्र से शुरुआत करते हैं जो इस राज्य की सबसे बड़ी और ताकतवर नदियों का घर है। मेरा मतलब है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां। ये वो विशाल जलधाराएं हैं जो कभी नहीं सूखती। हाँ, जो 12 मासी हैं। बिल्कुल, और साल के हर दिन एक पूरे राज्य का भार उठाती हैं। इनके हमेशा बहने का जो विज्ञान है वो बहुत ही सीधा है। इन नदियों को जिंदा रहने के लिए ना सिर्फ मॉनसून के बादलों का इंतजार नहीं करना पड़ता। अच्छा। हाँ, गर्मियों के मौसम में जो पूरा उत्तर भारत चिलचिलाती धूप और सूखे की मार झेल रहा होता है, तब हिमालय के विशाल हिमनद यानी जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो पिघलकर इन्हें लगातार जीवन दान देते रहते हैं। इस व्यवस्था को देखकर मुझे ना एक बहुत ही रोचक उपमा याद आ रही है। अगर हम इसे इकोनॉमी और रोजगार की भाषा में समझे तो हिमालय की नदियों का बैंक अकाउंट कभी खाली नहीं होता। अरे वाह, कैसे? क्योंकि इनके पास आय के 2 पक्के स्रोत हैं। मतलब मानसून की बारिश से इन्हें हर साल एक बहुत बड़ा बोनस मिल जाता है, जिससे कभी कभी इनमें भयानक बाढ़ भी आ जाती है। सही कहा। और दूसरा, ग्लेशियरों के लगातार पिघलने से इन्हें हर महीने एक फिक्स सैलरी मिलती रहती है। मतलब इनकी आमदनी कभी रुकती नहीं। बहुत ही शानदार उपमा है। और इसी फिक्स सैलरी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी गंगा। गंगा देखिए, गंगा महज एक नदी नहीं है, ये इस पूरे तंत्र की धुरी है। परीक्षा के नजरिए से इसके कुछ आंकड़े बहुत अहम हैं। गंगा राज्य में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। बिजनौर से, ठीक है। और लगभग 1450 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 28 जिलों से होकर गुजरती है। ये राज्य के लगभग 1/3 हिस्से को सीधे तौर पर सींचती है। 28 जिले, मतलब ये एक बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन जाहिर है इतने बड़े राज्य को सींचने का काम गंगा अकेली तो कर नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। इसे एक पूरी टीम की जरूरत होती है। इसकी सहायक नदियां जैसे रामगंगा हो गई, यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। और इस पूरी टीम की सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सदस्य यमुना है। यमुना सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से राज्य में प्रवेश करती है। अच्छा, तो ये सहारनपुर से आती है। हाँ, और भूगोल के छात्रों के लिए यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यमुना एक बहुत लंबी दूरी तक गंगा के बिल्कुल समानांतर बहती है। मतलब दोनों पैरेलल चलती हैं। एग्जैक्टली। इसका कारण है जमीन की वो बनावट जो इन दोनों जलधाराओं को एक दूसरे की तरफ मुड़ने से रोकती है। ये तब तक होता है जब तक कि वे प्रयागराज के उस ऐतिहासिक ढलान तक नहीं पहुंच जाती। हाँ, प्रयागराज का संगम। बिल्कुल। वहां जमीन का प्राकृतिक झुकाव इन्हें आपस में मिला देता है और यमुना गंगा में विलीन हो जाती है। यमुना का जिक्र आते ही मेरे जहन में आता है कि इसे भी पानी की सप्लाई करने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं जो दक्षिण की तरफ से आती हैं, जैसे चंबल, बेतवा और केन। हाँ, वो प्रायद्वीपीय नदियां हैं जिन पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव बिल्कुल अलग है। लेकिन हिमालय नदियों की इस सूची में एक नदी ऐसी है जिसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है, घाघरा नदी, जिसे हम सरयू के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ये तिब्बत के मापचाचुंगो हिमनद से एक लंबी यात्रा करके आती है। और इस नदी के साथ ना एक बहुत ही खास पैटर्न जुड़ा है जो अक्सर परीक्षाओं में भ्रम पैदा करता है। अच्छा, कैसे? जब ये नदी अयोध्या के पवित्र शहर से गुजरती है तो इसका नाम सरयू हो जाता है। ये महज एक भौगोलिक जलधारा नहीं रह जाती, बल्कि लोगों की धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बन जाती है। बिल्कुल। और आगे चलकर यही नदी बलिया के पास अपना सारा जल गंगा को सौंप देती है। और फिर राप्ती और गंडक जैसी नदियां भी तो इसी हिमालय तंत्र का हिस्सा है ना?
राप्ती नेपाल के पहाड़ों से उतरती है और गोरखपुर के पास से अपने पूरे वेग में बहते हुए देवरिया के बरहज नामक स्थान पर घाघरा से मिल जाती है। सही कहा। और गंडक नदी की कहानी प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर राज्य लोक सेवा आयोग के लिए एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न पेश करती है। वो यूपी बिहार बॉर्डर वाला? एकदम सही। गंडक उत्तर प्रदेश और बिहार की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। महाराजगंज और कुशीनगर जिलों से होकर बहने वाली यह नदी मैप बेस्ड सवालों के लिए परीक्षकों की हमेशा से पसंदीदा रही है। ऐसा क्यों? इसका एक कारण है, जब भी कोई नदी दो राज्यों या देशों की सीमा तय करती है ना, तो वो एक प्राकृतिक और अकाट्य भौगोलिक विभाजक बन जाती है और इसीलिए वो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा संभावित प्रश्न बन जाती है। ये एक बहुत ही अहम नजरिया है। मतलब परीक्षा सेट करने वाले हमेशा उन प्राकृतिक सीमाओं को ढूंढते हैं जो राजनीतिक सीमाओं में बदल गई हों। बिल्कुल। इसी कड़ी में रामगंगा भी है, जो बिजनौर के कालागढ़ से राज्य में प्रवेश करती है और कन्नौज के पास गंगा में अपना सफर पूरा करती है। हाँ। तो ये तो हो गई हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से बर्फ पिघलने वाली नदियों की बात। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। आमतौर पर जब हम नदी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में किसी ऊंचे बर्फ वाले पहाड़ की ही तस्वीर आती है। तो क्या नदी बनने के लिए हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों का होना एक अनिवार्य शर्त है? देखिए, भूगोल की यही तो खूबी है कि वो हमारी आम धारणाओं को तोड़ता है। हर नदी को जन्म लेने के लिए हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों की दरकार नहीं होती। अच्छा। और यहीं से हम उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र के दूसरे और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से में प्रवेश करते हैं, मैदानी इलाकों से निकलने वाली नदियां। मैदानी इलाके एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करते हैं। मैदानी नदियां मुख्य रूप से इसी भूजल और मॉनसून के दौरान बारिश के पानी के एक जगह जमा होने का परिणाम होती हैं। स्पंज की तरह? हाँ, जब किसी निचले दलदली इलाके या किसी उथली झील में जमीन के नीचे का पानी लगातार रिस रिस कर बाहर आता रहता है और बारिश का पानी उसे ऊपर से भरता रहता है, तो वो पानी उस डिप्रेशन या गड्ढे से बाहर छलकने लगता है। यही छलकने वाला पानी एक धारा का रूप ले लेता है। अच्छा, तो अगर तकनीकी भाषा में कहें तो ये कोई ग्लेशियर का पानी नहीं है, बल्कि ये जमीन के पेट से ओवरफ्लो होकर बहने वाला पानी है। 100%। और इस मैदानी ओवरफ्लो का सबसे शानदार और परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण है गोमती नदी। अरे हाँ, गोमती का जन्म किसी बर्फ के पहाड़ से नहीं, बल्कि पीलीभीत जिले की फुलहर झील से होता है। इसे स्थानीय लोग गोमत ताल भी कहते हैं। फुलहर झील किस नदी का उद्गम स्थल है? मुझे लगता है ये सवाल तो पिछले कई सालों के प्रश्न पत्रों में एक स्थायी जगह बना चुका है। बिल्कुल, और इसकी वजह ये है कि गोमती नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं है, ये राज्य के आंतरिक भूगोल की जीवन रेखा है। ये नदी लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर जैसे प्रमुख और घनी आबादी वाले शहरों के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। और अंततः गाजीपुर के पास गंगा में समाहित हो जाती है। अगर हम बड़े चित्र का विश्लेषण करें तो हिमालय की नदियां राज्य की बाहरी सीमाओं या बहुत बड़े भूभाग को कवर करती हैं, लेकिन राज्य के बिल्कुल आंतरिक या कहें हार्टलैंड के विकास और वहां के इकोसिस्टम को जिंदा रखने का काम ये मैदानी नदियां ही करती हैं। ये तो जबरदस्त बात है। मतलब अगर हिमालयी नदियां राज्य की मुख्य धमनियां हैं, तो ये मैदानी नदियां अंदरूनी नसें हैं। बहुत सही तुलना है। गोमती के अलावा और कौन सी नदियां इस विशेष श्रेणी का हिस्सा हैं? वरुणा नदी इसका एक और बेहतरीन उदाहरण है। ये नदी प्रयागराज के मेलकचुरी नामक स्थान के एक दलदली क्षेत्र से निकलकर वाराणसी में गंगा में जाकर मिल जाती है। ओके। इसी तरह सई नदी है जो हरदोई की भिजवान झील से अपनी यात्रा शुरू करती है और जौनपुर में जाकर गोमती में मिल जाती है। तो ये छोटी नदियां हैं? हाँ, ये नदियां आकार या पानी की मात्रा में भले ही गंगा या यमुना जितनी विशाल ना हो, लेकिन स्थानीय कृषि और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि समतल मैदानों में भी जमीन के नीचे पानी का अपना एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम चल रहा है, जो ऊपर नदियों को जन्म दे रहा है। बिल्कुल। खैर, हमेशा बहने वाली फिक्स्ड सैलरी वाली हिमालयी नदियों और मैदानों की झीलों से छलकने वाली नदियों के बाद अब रुख करते हैं राज्य के दक्षिणी हिस्से की ओर। प्रायद्वीपीय पठार। हाँ, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। और यहाँ पहुंचते ही इन नदियों का पूरा स्वभाव, इनका मिजाज और इनका भूगोल पूरी तरह से बदल जाता है। एकदम सही। प्रायद्वीपीय भारत के पठार से जो नदियां उत्तर प्रदेश की ओर उत्तर दिशा में बहकर आती हैं, उनका चरित्र बिल्कुल अलग होता है।
कैसे अलग होता है? उनके पास ना तो हिमालय के ग्लेशियरों की फिक्स सैलरी है और न ही मैदानी झीलों का लगातार रिसने वाला ग्राउंड वाटर। ये पूरी तरह से मानसून के बादलों की दया पर निर्भर होती है। तो अगर मैं अपनी रोजगार वाली उपमा को यहाँ आगे बढ़ाऊं तो दक्षिण के पठार से आने वाली ये नदियां फ्रीलांसर है। फ्रीलांसर। हाँ, मतलब इनका काम पूरी तरह से बारिश के प्रोजेक्ट्स पर निर्भर करता है। जब मानसून मेहरबान होता है तो इनमें भयानक उफान आ जाता है, पानी किनारों को तोड़कर बहने लगता है। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है या भयंकर गर्मियां आती हैं तो इनके प्रोजेक्ट सूख जाते हैं। हाँ। इनमें पानी या तो बहुत कम रह जाता है या कुछ तो पूरी तरह से सूख कर एक पथरीले रास्ते में बदल जाती हैं। ये किसी मौसमी योद्धा की तरह है। फ्रीलांसर या मौसमी योद्धा, मतलब ये तुलना इनके व्यवहार को बिल्कुल सटीक ढंग से समझाती है। और इन मौसमी योद्धाओं में सबसे खूंखार और उग्र नाम है चंबल का। चंबल? चंबल नदी मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से निकलती है, एक लंबा और उबड़ खाबड़ सफर तय करती है और फिर आगरा तथा इटावा की सीमा पर आकर यमुना में मिल जाती है। चंबल का नाम आते ही जो पहली तस्वीर दिमाग में उभरती है ना, वो है बीहड़ यानी बैडलैंड्स। हाँ, डाकुओं वाले बीहड़। हाँ, ये नदी इन भयानक बीहड़ों के निर्माण के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ एक भौगोलिक प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। ये बीहड़, जिनमें कभी बागियों के पनाहगाह हुआ करती थी, ये असल में बनते कैसे हैं? कोई नदी जमीन को इस तरह कैसे काट सकती है? इस प्रक्रिया को भूगोल की भाषा में अवनालिका अपर्दन या गली इरोजन कहते हैं। गली इरोजन? हाँ, इसे समझने के लिए एक बहुत ही सरल दृश्य की कल्पना करें। मान लीजिए सूखी, भुरभुरी और मुलायम मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर है और आप अचानक से उस पर ऊंचाई से एक पूरी बाल्टी पानी उड़ेल देते हैं। ठीक है। तो वो पानी मिट्टी के ढेर पर फैलने के बजाय उसमें गहरी गहरी खाइयां और नालियां बना देगा। चंबल के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। अरे बाप रे! जब मॉनसून के दौरान पठार का सारा पानी तेज वेग के साथ चंबल में आता है तो वो पानी मैदानी इलाके की मुलायम जलोढ़ मिट्टी से टकराता है। पानी का तेज बहाव उस मुलायम मिट्टी को गहरे गड्ढों, खाइयों और भूल भुलैया जैसे रास्तों में काट देता है। तो ये रातों रात नहीं होता, सूखी मिट्टी का ढेर। अब समझ में आया कि परीक्षाओं में ये सवाल बार बार क्यों पूछा जाता है कि कौन सी नदी अपने अवनालिका अपर्दन के लिए कुख्यात है। बिल्कुल। चंबल के बीहड़ों की एक कहानी तो खौफनाक भी है और दिलचस्प भी। लेकिन दक्षिण से आने वाली इस फौज में और कौन-कौन सी नदियां शामिल हैं और क्या उनका भी कोई खास पैटर्न है? बिल्कुल, एक बहुत स्पष्ट पैटर्न है। चंबल के बाद बेतवा नदी है जो भोपाल के पास से निकलकर ललितपुर और झांसी होते हुए हमीरपुर में यमुना में मिलती है। ओके। फिर केन नदी है जो कैमूर पहाड़ियों से निकलकर बांदा में यमुना से मिल जाती है। ओके। अगर आप नक्शे पे ध्यान दें तो ये सभी नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये दक्षिण पश्चिम से आ रही हैं और उत्तर पूर्व की ओर बहकर यमुना में मिल रही हैं। हाँ, एक ढलान सी नजर आती है, लेकिन ये सभी नदियां जाकर यमुना की ही सहायक नदी क्यों बन रही हैं? यही वो आहा मोमेंट है जो यूपीएससी के उम्मीदवारों को पकड़ना होता है। देखिए, नदियां हमेशा जमीन का ढलान का पालन करती हैं। मध्य भारत के पठार यानी सेंट्रल हाईलैंड्स की ढलान उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। अच्छा। इसीलिए ये सारी नदियां उस ढलान के सहारे बहती हुई गंगा के मैदानी इलाके की तरफ आती हैं और जो भी बड़ी नदी सबसे पहले रास्ते में पड़ती है, यानी यमुना, एग्जैक्टली, उसी में मिल जाती हैं। परीक्षाओं में पश्चिम से पूर्व की ओर इन नदियों का क्रम बार बार पूछा जाता है, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, क्योंकि ये जमीन की उस अदृश्य ढलान का सबसे बड़ा सबूत है। कमाल है। मतलब नदियां सिर्फ पानी नहीं है, वो जमीन की टोपोग्राफी का एक जीवित एक्सरे है। इस पठारी जल तंत्र में एक और नदी है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, सोन नदी। इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, लेकिन इसका उत्तर प्रदेश से जो संबंध है वो परीक्षाओं के लिए एक परफेक्ट एमसीक्यू मटेरियल है। बिल्कुल। सोन नदी की खासियत यह है कि ये उत्तर प्रदेश के सिर्फ और सिर्फ एक जिले सोनभद्र से होकर गुजरती है। सिर्फ एक जिले से? हाँ, और उसके बाद सीधे बिहार में प्रवेश कर जाती है जहां वो गंगा में मिल जाती है। पूरे राज्य में से सिर्फ एक जिले को छूकर निकल जाना, ये इसे एक बहुत ही विशिष्ट भौगोलिक तथ्य बनाता है जिस पर परीक्षक अक्सर सवाल बनाते हैं। ये तो बहुत ट्रिकी सवाल बन सकता है। इसके अलावा टोंस या तमसा नदी भी है जो मध्य प्रदेश के मैहर से निकलकर प्रयागराज के सिरसा में गंगा से सीधे मिल जाती है। तो अब तक हमने नदियों के जन्म के तीनों अलग अलग विज्ञानों को समझ लिया है। हिमालय के ग्लेशियरों की फिक्स सैलरी, समतल मैदानों के स्पंज से छलकने वाला भूजल और दक्षिण के पठारों के ढलान से आने वाले मॉनसून के फ्रीलांसर योद्धा। हाँ, एक पूरी तस्वीर बन गई।